बारिश में एक गांव की दर्जी प्रेग्नेंट बहू। मुकुंदपुर गांव के उस टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाली गरीब माँ की बेटी किरण अभी भी जागकर कपड़े सिल रही थी। किरण बेटी, इतनी रात हो गई है और तू अभी तक कपड़े सिल रही है। बस सिलने ही वाला है माँ, अब जाकर सो जाओ, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। कितनी बार कहा है ना तुझे कि रात रात तक जागकर कपड़े मत सिलाकर। कितनी मेहनत करती है तू। माँ, जब इस उम्र में जबकि आपको आराम की जरूरत है आप इतनी मेहनत करती हैं, तो आपकी ये दर्जी बेटी क्या इतना भी नहीं कर सकती? और फिर आपको पता तो है मुझे सिलाई कढ़ाई का कितना शौक है। अब मैं सारा दिन खाली बैठकर करती क्या? इससे अच्छा लोगों के कपड़े सिल लेती हूँ, जो कि 2 पैसे बन जाते हैं। मेरी प्यारी बेटी, तुझे देखती हूँ तो भगवान का बार बार दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो उसने मुझे तुझ जैसी समझदार बेटी दी है। वैसे तुझे याद तो है ना, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हाँ माँ, याद है। माँ, मेरी शादी करने की जिद तुम छोड़ क्यों नहीं देती? इससे पहले भी जाने कितने रिश्ते मेरे काले रंग की वजह से मुझे ठुकरा चुके हैं। ऐसे ना बोल बिटिया, मेरा दिल कह रहा है कि इस बार सब ठीक होगा। अगले दिन किरण तैयार होकर लड़के वालों के सामने आती है, जहां यश किरण की सादगी देखकर उसे पसंद कर लेता है। मगर सौदामिनी कहती है, देखिए बहन जी, लाखों में एक है मेरा यश। वैसे तो कई रिश्ते आ रहे हैं उसकी शादी के लिए, मगर मैं खुद भी एक बेटी की माँ हूँ, इसलिए मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। अब बस दहेज में 10 लाख रुपए दे देना, और हाँ, शादी में हमारी तरफ से आने वाले बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना। मगर बहन जी, मैं गरीब 10 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊंगी? ठीक है, फिर हम चलते हैं। जरा ठहरिए, मेरी बेटी को इस तरह से ठुकरा कर मत जाइए, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। लड़के वालों के जाने के बाद किरण अपनी माँ को डबडबाई आंखों से देखते हुए पूछती है, माँ, इस गरीबी में कहाँ से लाएंगे आप इन्हें देने के लिए रुपए दहेज? बेटी, तेरा घर बसाने के लिए अगर मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा तो मैं बेच दूंगी। तेरे बाद मेरा बच ही कौन जाएगा? मैं बुढ़िया रह लूंगी किसी वृद्धाश्रम में। इस तरह अपनी बेटी का घर बसने के लिए गरीब गायत्री अपना घर बेचकर लालची सौदामिनी को 10 लाख रुपए दहेज में देकर अपनी बेटी की शादी करती है। शादी के पहले दिन से किरण अच्छी बहू बनकर अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। एक दिन जब किरण पोछा लगा रही होती है, तभी उसकी गोरी घमंडी ननद स्नेहा, जो कि सोफे पर बैठकर कॉफी पी रही होती है, वो सारी कॉफी पोछा लगाए हुए फर्श पर गिरा देती है। अरे ननन जी, ये क्या किया आपने? अभी अभी मैंने यहाँ पोछा लगाया था और आपने फिर से फर्श गंदा कर दिया। ए कल्लू, तुझे नहीं लगता कि तू आज कुछ ज्यादा बोल रही है? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। फिर स्नेहा अपनी सैंडल से किरण का हाथ कुचल देती है। आह माँ, आया मजा? आगे से मुझसे पंगा लिया ना तो देखना। इतने में यश वहां आ जाता है। क्या हो रहा है यहाँ? अरे किरण, तुम्हारे हाथों में चोट कैसे लगी? वो यश जी, वो बस काम करते वक्त लग गई, मगर मैं ठीक हूँ। ऐसे कैसे ठीक हो? तुम्हारे हाथों से इतना खून बह रहा है। चलो मेरे साथ। यश किरण को कमरे में लाकर उसके जख्म पर पट्टी कर देता है। तभी अचानक किरण को उल्टी आ जाती है और वो बाथरूम में चली जाती है। किरण, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? यश जी, आप पापा बनने वाले हैं। क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो? किरण, आज तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। तुम देखना, मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार दूंगा। किरण की मां बनने की बात से उसकी सास और ननद जरा भी खुश नहीं थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और मानसून का महीना शुरू हो जाता है। एक दिन जब यश घर से लौट रहा होता है, तब बहुत तेज तूफानी बारिश होने के कारण से उसे आगे का रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं देता, जिस कारण एक ट्रक से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें यश की जान चली जाती है, जिसका कसूरवार सौदामिनी अपनी बेचारी बहू को ठहराती है। नाश पिटी करम जली मनहूस, आखिर तू मेरे बेटे को खा ही गई ना। छीन लिया ना मुझसे मेरा बेटा। अब मैं तुझे इस घर में एक पल और नहीं रहने दूंगी। निकल यहाँ से। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? पत्थर दिल सौदामिनी अपनी प्रेग्नेंट बहू पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाती और उसे भरी बारिश में घर से निकाल देती है। बेचारी बहू भूखी प्यासी बारिश में भीगते हुए सड़कों पर भटकती है और 2 दिन तक फुटपाथ पर ही रहती है। मुझे कुछ काम करना होगा, अपने लिए ना सही तो अपने बच्चे के लिए, वरना मैं और मेरा बच्चा भूखे मर जाएंगे। तभी अचानक किरण को कपड़े सिलने का सोचता है और वो पाइपलाइन में रहकर कपड़े सिलना शुरू कर देती है। उसके हाथों की पक्की और बारीक सिलाई के चलते जब औरतें उस गरीब दर्जी बहू के पास आती हैं, सुनो,
क्या तुम ये ब्लाउज सिल दोगी? क्यों नहीं मैडम जी, बिल्कुल मैं सिल दूंगी। देखो, मुझे ये ब्लाउज कल तक चाहिए। और सुनो, इस साड़ी में फॉल भी लगा देना। चलो अब जल्दी से मेरा नाप ले लो। किरण जल्दी से उस औरत का नाप ले लेती है और देर रात तक पाइपलाइन के अंदर बैठकर कपड़े सिलती है। उस गरीब प्रेग्नेंट दर्जी बहू की गई सिलाई प्रमिला को बहुत पसंद आती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत ही बढ़िया ब्लाउज सिला है और इसकी फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है। मगर तुम प्रेग्नेंट हो, फिर इस हालत में इस छोटे से पाइपलाइन में कैसे रहती हो? क्या करूं मैडम जी, इस बारिश के मौसम में मैं और कहाँ जाऊं? फिलहाल ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं एक किराए का कमरा ले लूं, क्योंकि बहुत कम लोग मुझसे कपड़े सिलवाने आते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी सारी सहेलियों को यही लेकर आऊंगी। प्रमिला की मदद से अब उस गरीब प्रेग्नेंट दर्जी बहू के पास एक के बाद एक करके बहुत सारे कस्टमर आते हैं कपड़े सिलवाने के लिए, जिससे किरण को अच्छी खासी कमाई शुरू हो जाती है। और अब उसने अपने रहने के लिए पाइपलाइन छोड़कर एक किराए का घर ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ सौदामिनी के घर की हालत गरीब हो जाती है और उसी गरीबी के बीच स्नेहा की शादी एक गरीब घर में पक्की हो जाती है। तभी प्रमिला स्नेहा की मेहंदी में किरण का सिला हुआ लहंगा पहनकर आती है। अरे प्रोमिला, तेरा ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर सिला है, बनावट भी बड़ी अच्छी है। काफी महंगे टेलर से सिलवाया होगा ना? नहीं सौदामिनी आंटी, मैंने अपना ये लहंगा किसी टेलर से नहीं सिलाया, बल्कि एक गरीब दर्जी से सिलाया। बेचारी बहुत ही गरीब है और प्रेग्नेंट भी है, मगर कपड़े बहुत ही अच्छे और सस्ते में सिलती है। क्या तू मुझे उस दर्जी के पास लेकर चल सकती है? फिर मैं स्नेहा की शादी का लहंगा उसी से सिलवा लेती। ठीक है आंटी, मैं कल ही आपको ले चलूंगी। सौदामिनी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो गरीब प्रेग्नेंट दर्जी कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की ही बहू है। किरण, ये लो, एक और नया कस्टमर ले आई हूँ मैं, इन्हें लहंगा सिलवाना है। अपनी दर्जी बहू को अपने सामने देख सौदामिनी अपनी फटी पुरानी साड़ी को छुपाने लगती है। तभी किरण की आंखें छलछला जाती है। माँ जी, आप यहाँ आइए ना, बैठिए। बहू, मुझे नहीं पता था कि तू ही वो दर्जी है। बहू, तेरे जाने के बाद जैसे हमारी किस्मत हमसे रूठ गई, घर बार सब बिक गया और आज मैं और स्नेहा गरीबी में दिन गुजार रहे हैं। मैंने तुझे प्रेग्नेंट हालत में घर से निकाल दिया था, शायद भगवान ने उसकी सजा दी है। तेरे जाने के बाद ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैं अपने किए पर पछताई नहीं। मुझे माफ कर दे। माँ जी, मेरे दिल में आपके लिए कोई नाराजगी नहीं। उस वक्त आपने अपना बेटा खोया था, इसलिए आपसे गलती हो गई। घर चल बहू, तेरी ननद की शादी होने वाली है, उसी के लिए मैं लहंगा सिलवाने आई थी। माँ जी, आप देखना, इस गरीब दर्जी बहू की ननद अपनी शादी में ऐसा लहंगा पहनेगी कि सब देखते रह जाएंगे। किरण अपनी सास के साथ घर चली आती है और स्नेहा की शादी के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा सिलती है और फिर धूमधाम से स्नेहा की शादी हो जाती है, जिसके बाद सौदामिनी अपनी प्रेग्नेंट दर्जी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद किरण एक बेटे को जन्म देती है जो कि बहुत ही प्यारा दिखता है और अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल करके कपड़े सिलकर लोगों में अपनी अच्छी पहचान बना लेती है और तरक्की के साथ उस गरीब दर्जी बहू को खोए हुए रिश्ते और अपने हिस्से की सारी खुशियां वापस मिल जाती है और इसी तरह से सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। मोहित, आकाश, देखो मैंने तुम दोनों के लिए कुछ लड़कियां देखी हैं। ये उनकी फोटो है, देखकर तो बताओ इनमें से तुम दोनों को कौन सी लड़की पसंद आ रही है। ये सारी लड़कियां दिखने में बहुत ही खूबसूरत और अमीर घर से हैं। माँ, मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इस लड़की से शादी करूंगा। मोहित बेटा, तेरी पसंद तो बहुत ही सुंदर है। आकाश, अब तू भी बता दे तुझे इन लड़कियों में से कौन सी लड़की पसंद है। मैं तुम दोनों की शादी एक ही साथ और जल्द से जल्द करवाना चाहती हूँ। माँ, मुझे इनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं है। मैंने अपने लिए पहले से ही एक लड़की ढूंढ ली है और मैं उसी से ही शादी करूंगा। उसका नाम अंतरा है और वो कोई हमारी तरह अमीर घर से नहीं है, एक गरीब परिवार से है। और मैं आपको पहले बता दूं, अंतरा इन लड़कियों की तरह खूबसूरत नहीं है। उसका रंग काला है, लेकिन मैं अंतरा से बहुत प्यार करता हूँ। अंतरा एक बहुत अच्छी लड़की है। मुझे उम्मीद है कि आपको अंतरा जरूर पसंद आएगी। क्या वो लड़की हमारी तरह अमीर नहीं है और ना ही सुंदर है? तो तुझे उस लड़की में ऐसा क्या दिखा जो तुझे उस लड़की से शादी करनी है? तू उस लड़की से शादी नहीं करेगा, सुन लिया तूने? तो आप भी सुन लो, अगर मेरी शादी अंतरा से नहीं हुई तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आकाश की बात सुनकर लता को ना चाहते हुए भी इस शादी के लिए हाँ करना पड़ता है, क्योंकि
लता अपने दोनों बेटों के बिना नहीं रह सकती थी, जिसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर लता के दोनों बेटे आकाश और मोहित की शादी हो जाती है। परी बहू, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो, आराम से आना। और तू भी इस कलश को गिराकर प्रवेश कर। और हाँ, गृह प्रवेश सीधे पैर से करना, पता चले कि उल्टे पैर से ही घर में कदम रख दिया। और अपने काले रंग और गरीबी के साथ साथ हमारे घर में मनहूसियत भी ले आई। अपनी सास की ऐसी बात सुनकर अंतरा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है। परी बहू, ये देख, मैंने तेरा कमरा कितनी अच्छी तरह से सजाया है, तुझे पसंद आया ना? हाँ माँ जी, कमरा अच्छा लग रहा है। चलो अब तुम आराम कर लो। इतना कहकर लता वहां से चली जाती है। जहाँ एक तरफ लता अपनी बड़ी बहू परी को खुद कमरे तक छोड़ने आती है, वहीं दूसरी तरफ अंतरा से सीधे मुंह बात भी नहीं करती, जिससे अंतरा उदास होकर कमरे में बैठी रहती है। क्या हुआ अंतरा, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? आप तो वहीं पर थे ना, आपने माँ जी का बर्ताव देखा था मेरे लिए कैसा था। उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? मुझसे तो कोई गलती भी नहीं हुई है। हाँ अंतरा, मैं वहीं पर था और मैंने सब कुछ देखा। तुमने कोई गलती नहीं की है, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, जिस वजह से मेरी माँ हम दोनों से नाराज है। मेरी माँ दिल की बुरी नहीं है, बस तुम्हें उन्हें खुश रखना होगा और उनका दिल जीतना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उनका दिल जरूर जीतोगी और वो तुम्हें परी भाभी की तरह ही प्यार करेंगी। अपने पति आकाश की बात सुनकर अंतरा को थोड़ी शांति मिलती है। अंतरा और आकाश बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। आकाश जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। शादी हुई नहीं कि तू आकर यहाँ बैठ गई? घर में इतने सारे काम पड़े, वो कौन करेगा? कल बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए अलग अलग तरह के पकवान बनाने हैं। आ रसोई में मेरे साथ बैठकर पकवान बनवा। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? अंतरा को आए हुए अभी 4 घंटे भी नहीं हुए हैं और आप उससे काम करवा रही हैं। आज तो हमारी सुहाग रात है, आज अंतरा कोई काम कैसे कर सकती है? सुहाग रात है तो क्या हुआ? अंतरा कहीं भागी तो नहीं जा रही है? आज नहीं तो कल सुहाग रात बन जाएगी। अब जल्दी कर, मुझे बहुत सारा काम करना है। लता की बात सुनकर आकाश और अंतरा उदास हो जाते हैं, लेकिन अंतरा कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए अंतरा लता के साथ जाती है। लता अंतरा को बहुत सारे खाने का सामान बनाने के लिए कहकर खुद सोने चली जाती है और बेचारी अंतरा अपनी शादी की पहली रात रसोई में गुजार कर सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। और ऐसे ही इन काली और गोरी दोनों बहू की शादी की पहली रात गुजरती है। कहाँ मर गई? आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? लगता है आज भूखा ही मारेगी। माँ जी, मुझे तो बहुत तेज की भूख लग रही है। परी, तुम जाकर अंतरा का काम में हाथ क्यों नहीं बटाती? हाँ, सारा काम तो अंतरा ही करती है। अगर तुम उसके काम में थोड़ा हाथ बटवा दोगी तो हमें नाश्ते के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मोहित, ये तू कैसी बातें कर रहा है? अगर मेरी परी बहू घर का कुछ काम करेगी तो उसका निखार कम नहीं हो जाएगा। और तू भूल गया अपनी शादी में कितना सारा दहेज लेकर आई थी परी बहू? इसके बावजूद भी मैं कैसे काम करवाऊंगी? और रही बात अंतरा की, तो वो कड़ी धूप में भी काम करेगी तो उसके रंग पर थोड़ा बहुत भी असर नहीं पड़ेगा और काली ही रहेगी। और ना ही वो अपने साथ एक फूटी कौड़ी दहेज लाई थी, तो घर का काम तो उसे करना ही पड़ेगा। दूर खड़ी अंतरा लता की सारी बातें सुन रही थी। लता की बात सुनकर अंतरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी पत्नी के बारे में अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर आकाश को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो भी मजबूर होता है, जिस वजह से वो कुछ नहीं कहता है। अंतरा जल्दी से अपने आंसू साफ करती है और सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। अंतरा, तुम ये क्या नाश्ता बनाकर लाई हो? ऐसा नाश्ता तो मेरे घर के नौकर भी नहीं खाते हैं। सुबह सुबह नाश्ते में पराठा कौन खाता है? तुम्हें पता भी है पराठा कितना अनहेल्दी होता है हमारी हेल्थ के लिए? माँ जी, मैं तो ये सब नहीं खाने वाली हूँ। मैं तो अपने लिए बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ। एक काम करना, मेरे लिए भी बाहर से ही ऑर्डर कर दे। मैं भी ये नहीं खाने वाली हूँ। मैं तो भूल ही गई थी कि एक गरीब के परिवार में नाश्ते में यही सब चीजें बनती होंगी। हमें ये गरीबों वाला खाना खाने की आदत नहीं है। तू गरीब है ना कि हम। ले जा इस खाने को यहाँ से और खुद खा लियो। इतना कहकर परी और लता वहां से उठकर चली जाती हैं और बेचारी अंतरा रोती रह जाती है। अपनी सास को देखकर परी भी अंतरा के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी और पूरा दिन आराम करती थी और बेचारी अंतरा से ही घर के सारे काम करवाती थी। अंतरा आकाश से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो इन सब चीजों को बिना कुछ कहे बर्दाश्त करती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन परी के पति मोहित का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्सीडेंट में मोहित का काफी खून बह जाता है, जिस वजह से उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मोहित के एक्सीडेंट की खबर सुनकर सारा परिवार दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल आता है।
डॉक्टर साहब, मेरा बेटा मोहित ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? देखिए, अभी तो इनकी जान बच गई है, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकते हैं। एक्सीडेंट में उनकी काफी ब्लड लॉस हो गया है। उनका ब्लड ओ नेगेटिव है और ओ नेगेटिव ब्लड हमारी पूरी हॉस्पिटल में नहीं है। अगर उन्हें जल्दी से ब्लड नहीं चढ़ाया गया तो उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर सारा परिवार डर जाता है और रोने लगता है कि तभी अंतरा कहती है, डॉक्टर, मेरा ब्लड ओ नेगेटिव है, आप उनको मेरा ब्लड चढ़ा दीजिए। अंतरा की बात सुनकर डॉक्टर जल्दी से अंतरा का ब्लड मोहित को चढ़ाते हैं, जिसके बाद मोहित की हालत में काफी सुधार आता है और सास और जेठानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों अंतरा से माफी मांगते हैं। अंतरा बहू, तेरे काले रंग और गरीबी की वजह से मैंने तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। तेरे साथ मैंने बहुत बुरा किया, लेकिन आज तेरी वजह से मेरे बेटे की जान बच पाई है। मुझे माफ कर दे। अंतरा, मुझे भी माफ कर दो। अगर तुम ना होती तो मैं अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए खो देती। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अपनी सास और जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता देख अंतरा उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद सारा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहता है।